कि ये रद्द होती है तो इसी 800 में से कोई आनंदपाल निकलेगा और कोई राजू ठेठ निकलेगा। मैं उन ऐसा ही लड़के लड़कियों के माँ बाप के आंसू देखो, आपकी रूह कांप जाएगी। और 400 के 400 गिरफ्तार होने चाहिए। हम तो कहते हैं 800 के 800 फर्जी हैं। क्या हमारी सरकारी तंत्र इतना फेल हो गया है? यही दोनों नेता हैं जो इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। चोर चोर मोसेरे भाई। एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा, एक तरफ अभ्यर्थी जश्न मना रहे हैं तो एक तरफ अभ्यर्थी रो भी रहे हैं। और कुछ थानेदार बनके भी अब थानेदार नहीं बन पाए, ये रोना है वो राजस्थान में गूंज रहा है। लेकिन इस रोने को सुनने वाला, इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जश्न मनाने के लिए साथ में 2 जननेता भी आए और उनके साथ जमकर जश्न मनाया और धरना भी खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थी आज शहीद स्मारक पर जाते हैं, थानेदार जाते हैं तो उनको वहां से हटा दिया जाता है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना से किरण शेखावत जी हैं, जिन्होंने एसआई भर्ती यथावत रखने को लेकर पहले भी धरना प्रदर्शन किया था। तो क्या कुछ पूरे मुद्दे हैं, मैम आप कैसे देखती हैं सारी चीज को? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ हम एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा रद्द हो गई तो जश्न भी मना रहे हैं और कुछ लोग रो भी रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि हम थानेदार बनके वर्दी पहन के भी अब वर्दी वाले नहीं रहे। देखो, पहले तो आपके द खटक चैनल का बहुत बहुत आभार भूमि और स्वागत है आपका। देखिए, इसमें क्या है कि एसआई भर्ती जो है 2021 शुरू से ही विवादास्पद रही है। जो नेता बता रहे हैं, आप 2 नेता जश्न मना रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा किस चीज का जश्न मना रहे हैं वो। एक तरफ है 845 थानेदार भर्ती हुए थे, 845 में क्या 845 ही फर्जी हैं? ये पॉइंट है कि नहीं? जो 500 से कुछ ऊपर दूसरी नौकरियां छोड़ के आए हैं, फौजी भी हैं और दूसरी अच्छी नौकरियां वो छोड़ के आए हैं, तो क्या वो भी इसे पेपर लीक से जुड़ी हुई भर्तियां थी? तो ये जश्न का नहीं, ये हमारे राजस्थान का एक काला दिन है। जिस तरीके से ये जश्न मना रहे हैं, किसी के दुख पे जश्न नहीं मनाना चाहिए। कल मैंने वीडियो देखे ऐसी माओं के जो बकरियां चरा रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, और उन्होंने सोचा कि मेरी बेटा या मेरी बेटी के तो स्टार लगेंगे और मेरा बेटा हो या मेरे बेटी। क्या पैसे वाले ही थानेदार होते हैं? क्या गरीब थानेदार नहीं हो सकता? अब बताइए, बकरी चराने वाली कहां से 20 लाख रुपए देगी? कहां से पेपर खरीदेगी? उसके तो खाने के भी दाने नहीं है। और ये 2 नेता की बात कर रहे हैं आप, जो पर 2 दिन पहले तो एक वीडियो, इनका वीडियो जो ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें बोल रहे हैं कि 200 करोड़ मैंने दिए, 100 करोड़ मैंने दिए, इस तरह की बात हो रही है। लुटेरे, बजरी माफिया सब कुछ हो गया उधर। तो लुटेरे, मैं तो ये कहती हूँ एसओजी से और राजस्थान की सरकार से, भजनलाल सरकार से, इन दोनों नेताओं के ऊपर एसओजी की कार्रवाई हो और पता लगे कि 100 करोड़ 200 करोड़, क्योंकि ये एविडेंस है, ये प्रूफ है, वीडियो है, सबके पास में ये वीडियो है, ये एविडेंस है बहुत बड़ा कि इसमें कहां से 200 करोड़ की बात आई है। दोनों ही नेता, मुझे तो लगता है, चाहे हमारी बीजेपी के क्यों ना हो मीना जी, पर मुझे लगता है कि दोनों ही नेता जो है एसओजी के रडार पे उनको चढ़ाना चाहिए, जिससे पता चले कि कहां पर काला धन और कहां से इन्होंने, कहीं ऐसा तो नहीं है इन्हीं के एसआई भर्ती से तार जुड़े हुए हो, इसलिए इतने दिनों से ये बैठे थे और ये एसआई भर्ती रद्द करवाई हो। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा तो मतलब कह रहे हैं कि हमने 2021 से ये मुद्दा उठाया था, हमें तो जश्न मनाना ही था क्योंकि इसमें 500 से ज्यादा फर्जीवाड़े थे, ये जो आंकड़ा निर्दोषों का था वो कम था। देखिए, पहले तो कह रहे हैं कि एसओजी और अखबारों में, जैसे न्यूज चैनल वगैरह में मैंने देखा है कि 400 फर्जी हैं। ठीक, हमने मान लिया 400 फर्जी। उसमें बताया कि 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए पेपर खरीदा। तो आपको पता है कि 20 और 25 लाख रुपए का आंकड़ा 400 से डिवाइड करते हैं तो अरबों रुपए पे जाता है। क्या हमारी सरकारी तंत्र इतना फेल हो गया है कि इतने लोगों को पकड़ा और क्या 5 लाख रुपए भी इन्होंने जब्त नहीं किए? मैं सरकारी तंत्र पे आवाज उठा रही हूं, मैं सरकारी तंत्र को चैलेंज कर रही हूं कि आप एक तरफ कहते हैं कि 20-20 लाख रुपए में पेपर बिका है, तो आपने इतने लोगों को पकड़ा है। जब चोरियां पकड़ी जाती है ना बड़ी बड़ी, तो कहते हैं 50 तोला सोना चोरी हो गया, तो कम से कम 5 तोला पकड़ा जाता है, चोर के पास पकड़ा जाता है, वही एविडेंस होता है मेन, और इसी से सजा मिलती है। इसमें है ना, एक पैसा कहीं जब्त नहीं किया तो सजा कहां से मिलेगी? और 400 के 400 गिरफ्तार होने चाहिए। हम तो कहते हैं 800 के 800 फर्जी हैं।
800 के 800 फर्जी, उनको सबको जेल पहुंचाएं। ये 54-55 लोगों को करके और बोल दिया कि सारे के सारे फर्जी हैं। अरे बेचारे मेहनत से लगे हैं, उनके पास नेता नहीं है, वो गरीब हैं, उनकी महिलाएं बोल नहीं सकती, इसीलिए वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन एसआई लड़कियों के आंसू देखो, उन एसआई लड़कियों के माँ बाप के आंसू देखो, आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या करें, ये क्या और क्या भरोसा है, ये बताइए कि ये वर्दी उतरने के बाद कोई हनुमानगढ़ है, कोई सीकर है, कोई जयपुर है, कोई दूसरे अजमेर है, कोई उदयपुर है, कोई जोधपुर है, क्या कौन गारंटी देता है कि किसी की माँ का बेटा या किसी की माँ की बेटी उसके घर तक पहुंच जाएगी? यदि उन्होंने कुछ कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन हो गया? मैं तो ये मानती हूं कि उसका जिम्मेदार ये जो दो नेता बोल रहे हैं ना, ये दोनों नेता, और यही दोनों नेता हैं जो इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपके बार बार दो नेता का जिक्र अगर कर ही रही है तो एक सवाल मेरा आपसे है, पहले दोनों लड़ते हैं, फिर आपस में दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अगर आपको लड़ना ही था, अगर आपको आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलाना था, तो फिर इतनी जल्दी माफी कैसे हो गई? और अगर माफी हो गई तो क्या वाकई में माफी हो भी गई? तो आप लोग क्या रहे हैं? देखिए भूमि, एक बात बताऊं आपको, कहते हैं ना एक कहावत अपने पुरानी, चोर चोर मोसेरे भाई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एसओजी को इस बात को उठाना चाहिए, और जो ये पेपर लीक का मामला है, इनमें इन दोनों, जैसे करोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि आरएलपी की संगीन है इसमें भूमि, तो इस तरह से है कि कहीं ना कहीं दोनों के इसमें मिली भगत मिलेगी, और मिली भगत के कारण बहुत बड़ा उजागर। अभी बताइए कि सिर्फ एसआई भर्ती के कैंडिडेट पे हुआ कार्रवाई, कौन सा नेता पकड़ा गया? किसके कहने पर यह पेपर लीक हुआ? किस और आरएस में भी तो पेपर लीक हुआ है, और में भी तो पेपर लीक हुआ है। सारी भर्तियों को रद्द क्यों नहीं करवाया गया? अभी तक हमारा सरकारी तंत्र क्या इतना वीक है कि सुरेश ढाका जैसा नहीं पकड़ा गया? और भी बहुत सारे लोग, और कोर्ट ने यह कहा कि 5 जो है आरपीएससी में उनकी भी भूमिका संगीन लग रही है। तो वो तो आज भी जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसका मतलब मोटा पैसा आ रहा है। ये पैसा कहां से कहां जा रहा है? मैं तो अपने सरकारी तंत्र से, अपने भजनलाल सरकार से यही कहूंगी कि इसकी सघनता से जांच होनी चाहिए, जिससे पता। और एक मैं आपको एक बीच में और बात याद आ गई मुझे, आज सरकार ने खुद 850 रिवॉल्वरधारी, हथियार चलाना, आईपीसी की धाराएं, और इतना बड़ा ट्रेंड कर दिया इनको कि ये रद्द होती है तो इसी 800 में से कोई आनंदपाल निकलेगा और कोई राजू ठेठ निकलेगा। मैं बोल रही हूं आज, आप इस चैलेंज के माध्यम से मैं आपको बोल रही हूं, इसी में से अपराधी बनेंगे। क्योंकि जब 5-5 साल उन्होंने ट्रेनिंग दी है, सुबह से शाम सारी तरीके से उन्होंने दी है, तो मेंटली देखो, कई इतने लोगों में से कोई तो होगा जो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, और कोई होगा सड़क की। अपराध घर से नहीं बनता, अपराधी घर से नहीं बनता, अपराध और अपराधी सरकारें बनाती हैं, सरकारी तंत्र बनाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूं कि देख लेना, इसी 800 में से यदि भर्ती ये घर जाते हैं, तो इसी में से कोई आनंदपाल और कोई राजू ठेठ पैदा होगा, और बहुत बड़ा इस तरह से, क्योंकि संघ की आदमी कोई भी कुछ भी कर सकता है। वो तो मर गए, मरे पड़े हैं, वो तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं। 4 साल में उन्होंने सुबह उठ के दौड़ करिए, भाग करिए, सारी ट्रेनिंग लिए, सारी। यदि सरकार को करना था तो उसी समय कर देते, तो दोबारा ये अपनी भर्तियां देख लेते। और मैं तो एसओजी के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगी कि इन जो बड़े मगरमच्छ हैं, और इनमें जितने भी 400-500 का आप कितने बता रहे हैं, उनको सबको गिरफ्तार करें, एविडेंस के साथ गिरफ्तार करें, किसी के साथ अन्याय ना हो। देखिए कि आत्मा दुख पाती है ना, तो बहुत बड़ा कांड होता है एक तरह से। ऊपर वाला भगवान भी देख रहा है, क्योंकि कल आंसू देखे हमने जिस तरीके से। और बेनीवाल जी का और किरोड़ीलाल जी मीणा का क्या जा रहा है? उनको तो टीआरपी चाहिए, दोनों लड़ रहे थे, तो असली है। तो मैं कहती हूं, आप किरोड़ीलाल जी मीणा, हम आपका सम्मान करते हैं, मान करते हैं। यदि आपने वाकई में सही काम किया, अच्छे काम किए, तो हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से आपके ऊपर लांछन लगाया और आपने जिस तरीके से कहा, उसको उजागर करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर ये उजागर होते हैं, तो किरोड़ीलाल मीणा बोल रहे थे कि अगर मेरा कोई भी प्रमाण आप लोग दे देते हैं भ्रष्टाचार के, तो मैं तो जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। अरे तो वो इसीलिए तो, पर फिर माफी क्यों मांगी उन्होंने? मैं बोल रही हूं कि जब उनका कुछ नहीं था तो उन्हें माफी कहां मांगनी थी? और आप बताइए कि ऐसा ही भर्ती वालों में से आपने जश्न देखा?
आपने किसी की मार्कशीट देखी कि कोई लड़का है या लड़की है जो वाकई में पीड़ित है? और पीड़ित को आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से उनके आंसू झलक रहे थे। एक माँ बोल रही थी कि मैं तो मर जाऊंगी। दूसरा पिता बोल रहा था कि चाहे संपत्ति बेचनी पड़े लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, इनको डबल डीबी में जाना चाहिए और डीबी में जाना चाहिए और स्टे लेके आना चाहिए इनको, क्योंकि जो ईमानदार है, कहते हैं ना कि 100 कसूरवार फंस जाए पर कोई भी जो एक भी निर्दोष ना फंसे, ये हमारे संस्कृति भी रही है और हमारा एक दर्द भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ। तो इनको डीबी में जाना चाहिए, स्टे लेके आना चाहिए और सरकार को भी इनके लिए जाना चाहिए कि निर्दोष तो ना फंसे। हाँ, सरकार से मुझे एक याद आया कि सरकार पहले पक्ष में थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे ही एसआई भर्ती रद्द होने का फैसला आया तो कहते हैं कि एसआईटी की नींव हमने रखी। फिर दूसरी तरफ अगले दिन एक जोधपुर में प्रेस वार्ता होती है, उसमें कानून मंत्री जोगाराम पटेल कहते हैं कि एसआई भर्ती तो निरस्त ही नहीं हुई। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार खुद कंफ्यूज है कि हमें अपने मंत्रियों से क्या बुलवाना है और सरकार क्या कह रही है? नहीं नहीं, ये बात सही है, उन्होंने कानून मंत्री ने सही बोला है। कोर्ट ने ये बोला नहीं है कि निरस्त करो, कोर्ट ने सरकार को भेजा है कि इसमें इस तरह से भ्रांतियां पाई गई हैं, इसमें गलतियां पाई गई हैं, इसको आप निरस्त करें। कोर्ट ने भी निरस्त नहीं करी है। ये वाकई में कानून मंत्री हमारे जोगाराम जी कानून के ज्ञाता है और उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है कि सरकार को भेजा है, फैसला सरकार के हाथ में है, सरकार को करना है। कुल मिला के अभी परीक्षा रद्द नहीं हुई। नहीं, अभी जो मैं ऑर्डर है, मैं आपको ऑर्डर भी भेज दूंगी, उसमें इस तरह का नहीं है। उसमें आरपीएससी की भी मिली भगत बताई गई है, तो ये तो सरकार को करना है। और इन लोगों के साथ देखो सरकार को भी खड़ा होना चाहिए, आम जन को भी खड़ा होना चाहिए। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से मीडिया को भी बोलती हूँ, सारे मीडिया को, कि उनका दर्द समझे और उनका पक्ष रखें आप। लेकिन जिस वकील की पूरी मतलब कहते हैं ना ग्रुप ने ये केस लड़ा, मैंने कल उनका भी इंटरव्यू लिया, बातचीत की, तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई है। नहीं, कोर्ट ने ऐसा नहीं है, ऑर्डर मेरे पास भी है, उसमें ये लिखा है कि सरकार को प्रपोजल भेजा है कि अच्छा, मतलब जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ, जवाब का इंतजार रहेगा कि इस भर्ती में पाई गई है, इसको आप रद्द करें, ये कोर्ट ने भेजा है। अभी मतलब ये जो इतना फैला रहे हैं इस तरह की बात नहीं मतलब है, अभी कुछ भी हो सकता है, बीच मझधार में हाँ है बीच ये। मझधार में है और इनको जो है वो लेके आना चाहिए, डबल बेड में जाना चाहिए, अभ्यर्थियों को जाना चाहिए, क्योंकि वो सिंपल परिवार से हैं, साधारण परिवार से हैं, मजदूर परिवार से हैं, जो चोर थे, जो भ्रष्टाचारी थे, उनके मौज हो गई, क्योंकि आगे नहीं चलेगा। तो आप ये बताइए, बस 20-25 लाख रुपए लेके जिस तरीके से बनाया गया, तो बंगले बना लिए, कोठियां बना ली, विदेशों में सेटल हो गए और ढाका नहीं पकड़ा गया। और इस तरफ आप बोल रहे हो कि ये जो 800 आज रद्द कराने की आप बात कर रहे हो और उधर सरकारी तंत्र ने उस ढाका को नहीं पकड़ा, तो ये फेलियर किसका है? सरकार का फेलियर है और सरकारी तंत्र का फेलियर है। जो हम लोग मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, पर आप सुरेश ढाका तक को नहीं पकड़ पाए और आप पैसे अभी तक जब्त नहीं कर पाए। तो मैं तो यही कहूंगी सरकार से भी और एसओजी से और एसआईटी से कि आप कम से कम इन लोगों के पैसे तो जब्त करें, जिससे इनको सजा मिलेगी, नहीं तो इनको किसी को भी सजा नहीं मिलेगी और ये दोबारा पेपर लीक करवाएंगे। मैं आज आपके चैनल के बोल रही हूँ कि दोबारा पेपर लीक होंगे, क्योंकि उनके पास तो मोटा पैसा है, दोबारा लीक करवाएंगे और दोबारा ऐसे गरीब बच्चे मारे जाएंगे। इससे अच्छा तो है सरकारी नौकरियों का अपना वो छोड़ दीजिए लालच और प्राइवेट सेक्टर में आए, तो कम से कम नौकरियां तो लग जाएंगी। और आज की तारीख में हमारे पास पुलिस ही नहीं है। राजस्थान में पुलिस की बहुत बड़ी कमी है इस समय और ये भर्ती गई, 5 साल नुकसान हो गया। तो आज बीजेपी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, तो ये भर्तियां तो रद्द होती जाएंगी, तो फिर राजस्थान का क्या हाल होगा? एक पेपर लीक, एक की सरकार में पेपर लीक और दूसरे में रद्द हो जाए। हाँ, एक में तो लीक होगा, उसमें पैसा मोटा कमा ले, और फिर दूसरे में रद्द हो जाएगा, वो कोर्ट चले जाएंगे। अच्छा, पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक जैसे। हाँ, और सुनेगा कौन फिर? ये बताइए कि वोट देके हम सरकार बनाते हैं, फिर सुनेगा कौन दर्द हमारा? दर्द सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, तो फिर खुद ही हम सरकार बन जाएंगे, खुद ही हम लोग करने लग जाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल याद आ रहा है मुझे जो आपसे पूछना था, वो ये, आपने बोला कि चोर चोर मौसेरे भाई, वैसी ही एक बात है जो हनुमान बेनीवाल से जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने माफी मांग ली, वो तो घर के भाई हैं, माफी मांगने जैसा कुछ है नहीं।
और उधर डॉक्टर साहब भी ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं जो जश्न मना रहे हैं उन पर इसका ना ट्रेंड हो गया है कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हो गए, डॉक्टर साहब तो हैं और हनुमान बेनीवाल भी हमारे साथ हो गए। और अब हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हम आगे जो और भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसमें जितनी विधान ले उनके लिए भी धरने पर बैठेंगे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात तो एक बात बताऊं दूं, डॉक्टर साहब के भाई चुनाव लड़े थे दोसा से, वो हार गए थे। हारे थे कि नहीं हारे थे? इन्हीं हरकतों के कारण ही वो हारे। और उन्होंने कहा कि मैंने उसको हनुमान को बनाने के लिए पैसा दिया, राज्यसभा में हमने पैसा दिलवाया। तो ये चीजें बोल के इन्होंने सोचा, क्योंकि ये इनकी उगाड़े कहते हैं ना, और एक मारवाड़ी में अपने कहावत है, ये जांग उगाड़े तो ये ढके तो ये, तो वो बात हो गई। तो ये राज खोलते हैं तो वो बेनीवाल जी राज खोलेंगे, बेनीवाल जी राज खोलते हैं तो किरोड़ीलाल जी राज खोलेंगे। तो ये क्या है कि एक दूसरे के राज को दबाने के लिए वो एक माफी मांग ली, क्योंकि उस समय तो आवेश में बोल दिया। और उस समय उन्होंने कहा कि पेपर भी मैंने दिए तुझे, सब कुछ मैंने दिए। अरे तो पेपर दिए, हाथ से पैसे दिए, हाथ से पैसे दिए, पेपर दिए, सारी चीजें उन्होंने कही। तो अब आप उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो ना तो हमारे बीजेपी के हैं, और आपको सही मायने में यदि वाकई में मैं कहती हूँ कि हमारे मंत्री है किरोड़ीलाल जी मीणा, और वृद्ध है, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ हैं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ भी खड़े हुए। हाँ, हम आपके साथ हैं। यदि जो गलत है उनको आप जेल पहुंचाए, एक एक को जेल पहुंचाए, 45 को 44 को आपने जेल पहुंचा से उसे क्या फायदा हुआ? 800 तो है ना, अब 800 में आप बता रहे हैं कि 400 फ्री, तो वो तो फ्री हो गए ना, उनको क्या लेना देना हुआ? तो एक एक को जेल पहुंचाएं और उन अभ्यर्थियों का साथ दें, क्योंकि आपके वहां दौसा के भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आंसू रो रहे हैं। और यदि एक के साथ भी दुर्घटना हो गई तो ये देखिए, किरण शेखावत बोल रही है कि ना तो दोनों मंत्रियों में जो नाच रहे हैं ना आज इस एसआई भर्ती के रद्द रद्द के ऊपर, एक को नहीं छोड़ूंगी, चाहे पीआईएल लगाना पड़े। किसी भी एसआई भर्ती निर्दोष के साथ यदि गलत हो गया और किसी के परिवार ने कोई अनर्थ कर लिया या किसी परिवार के साथ अनर्थ हो गया, तो ये देखिए दोनों आप सुन लीजिए कान खोल कर। चाहे मुझे मीडिया में कितना ही ट्रोल करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगी और पीआईएल लगाऊंगी, पर आप दोनों को नहीं बख्शूंगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। या इन अन्याय हो गया तो इन परिवार के किसी भी बच्चे के साथ या किसी के माता पिता के साथ अन्याय हो गया तो। हनुमान बेनीवाल अक्सर ये बात कहते हैं कि वो सरकार में रह के हमारे काम कराते हैं, तो अगर बड़े भाई भी हैं तो माफ करना उचित है। देखिए, ये तो हमारी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से मीडिया के सामने ये बात बोली जा रही है। तो ये हो गया कि नीचे नीचे आप सरकार तो हमारी, मंत्री तो हमारे, और काम आप दूसरों के करवा रहे हैं। हमारे तो काम हो ही नहीं रहे, जो हम बीजेपी के हैं उनके तो आप काम ही नहीं करवा रहे हैं और दूसरों के काम करवा रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई मोटा लालच है जी, कोई ना कोई नस दबा रखी है बेनीवाल जी ने, क्या नाम मीणा जी की, कोई ना कोई ऐसी पर्सनल नस दबा रखी है जिससे कि, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि किरोड़ीलाल मीणा जैसा शख्स जो स्वाभिमानी है वो माफी मांग ले, ऐसा हो नहीं सकता। पर मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी नस जो है हनुमान बेनीवाल जी के पास है मीणा जी की, जिससे मीणा जी को ये सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। अच्छा, अब आपने क्या सोचा है? आप असाई भर्ती यथावत रहे को लेकर धरना किया, लोगों की आवाज बनी, आपको लोगों ने खूब ट्रोल भी किया था। अब आप क्या कहना चाहेंगी कि हम किस तरीके से लोगों का साथ देंगे, उन थानेदारों का जो बन गए थे लेकिन नहीं बन पाए? देखिए, मैं उस समय भी उनके साथ थी और आज भी उनके साथ हूं और आगे भी उनके साथ रहूंगी। और हमारे जो थानेदार हैं, क्योंकि वो मीडियम परिवार, गरीब परिवार के थानेदार हैं, वो हार नहीं मानेंगे। और जल्दी मैं आपको बता रही हूँ, कोर्ट से स्टे भी आएगा और हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मैं उन थानेदारों को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरे बच्चों, हार नहीं माननी है। और उनके परिवार से भी कहना चाहूंगी कि हार ना माने, हम आपके साथ हैं, हम जीतेंगे। ऊपर वाला देख रहा है, हम अपनी लड़ाई को चाहे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आप किसी तरह ना सोचें कि आपके बच्चे थानेदार नहीं है, आपके बच्चे थानेदार हैं, थानेदार थे और थानेदार रहेंगे। आज उन्हें परमिशन भी नहीं मिली है शहीद स्मारक पर धरना करने की, तो किसी तरह की सहायता आप करेंगी कि अगर वो अपना धरना देते हैं तो चारों ओर ये मैसेज जाए कि एसआई भर्ती यथावत रहे को लेकर बहुत सारे बच्चे निर्दोष हैं, वो शहीद स्मारक पर रखें? देखिए, एक्चुअली क्या है, 2 दिन से मैं बिजी थी और उन्होंने कहा था कि कल है, आज के लिए कहा था और मुझे बोला भी था आना है, मेरी बात भी नहीं हो पाई। अभी मैं बात करूंगी
और ऐसा है तो मैं बिल्कुल उनका सपोर्ट करूंगी। यदि परमिशन लेनी होगी तो परमिशन के लिए भी मैं उनके साथ रहूंगी। जब तक मेरी सांसें हैं मैं इन थानेदारों के साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं उनकी आवाज हूं। और आपको पता है, मैं परसों रात को 11:30 बजे मेरे पास एक महिला का फोन आता है। वो मुझे फोन कर रही है क्योंकि महिला नाम लिखा हुआ है, तो मैंने तुरंत उठाया। मैंने कहा बोलिए। तो उन्होंने बोला कि आप किरण शेखावती बोल रही हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल किरण शेखावती बोल रही हूँ। बोले मेरा बेटा हनुमानगढ़ है और जब से फोन नहीं उठा रहा, और यदि मेरे बेटे ने कुछ कर लिया तो, और मेरा एक ही बेटा है, आप मदद करें। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। एक चौधरी थे, उनका भी फोन आया कल ही। बोले दीदी आपसे उम्मीद है, मेरी बहन है। तो मतलब उम्मीद करके कोई हमें फोन कर रहा है तो मैं उनकी जरूर मदद करूंगी। मेरी जितनी है कैपेसिटी मैं उनकी, और कैपेसिटी से बाहर जाकर भी मैं मदद करूंगी। मुझे ना किसी का दबाव है, ना मुझे किसी का डर है। मैं सच्चाई के साथ हूँ और सच्चाई के लिए मैं हमेशा, किरण शेखावत सच्चाई के लिए हमेशा लड़ी है, लड़ती थी और लड़ती रहेगी। इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। देखिए, तो हमने बहुत सारी बातें हैं वो की। ये मुद्दा ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसे हम एक दिन में जश्न मनाकर भूल जाएं, या एक दिन में रोकर रात गई बात गई कहकर भूल जाएं। ये मुद्दा ऐसा है जो राजस्थान की गूंज रहा है, राजस्थान में गूंज रहा है, गुंजायमान है। बहुत सारे लोग इसमें रो रहे हैं। और आज की बात करें तो एसआई भर्ती यथावत रखने को लेकर निर्दोषी शहीद स्मारक पर बैठे हैं कि कोई उनका नेतृत्व करे, कोई उन्हें नेता मिले जो उनकी आवाज बने। तो हमने बहुत सारी बातें हैं वो किरण शेखावत जी से की, क्योंकि इन्होंने एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर पहले भी एसआई भर्ती यथावत रखने को लेकर पहले भी आवाज बनी और आगे भी बनेंगी। और कोशिश है कि जल्द ही आने वाले समय में एक नया और पॉजिटिव मैसेज है वो निर्दोषों के लिए आएगा।